हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपनी ही क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर्स के बारे में। तो हमारी जितनी भी क्लासें हुई हैं और लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक से रिलेटेड हम यूजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो उससे पहले प्लास्टिक्स जो हैं क्या होते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स वाला स्ट्रक्चर किस में होता है, ब्रांच चेन वाला किस में होता है, क्रॉस लिंक्ड वाला किस में होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसके अलावा अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पर जो प्लास्टिक्स हैं हमने दो टाइप के देखे थे बच्चों, कौन से, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, वो सारी बातें हमने हमारी पिछली क्लासों में कर ली हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स जो अलग अलग टाइप के पॉलीमर से जो प्लास्टिक बनते हैं उनके क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, तो उनमें हमने पीपी के बारे में पढ़ लिया था। उनमें हमने किस किस बारे में पढ़ लिया था बच्चों, लाइक आपका पीपी के बारे में पढ़ लिया था, पीवीसी के बारे में पढ़ लिया था, एलडीपीई के बारे में हमने देख लिया था, और एचडीपीई इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलिन, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका बच्चों कौन सा, यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट है आपका पीईटी। पीईटी मीन्स पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट। पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट क्या नाम है इसका फुल फॉर्म बच्चों, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। पीईटी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट। पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट। नाउ मोनोमर यूनिट ऑफ पीईटी इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेराप्थेलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेराप्थेलिक एसिड जो है ये मोनोमर यूनिट जब आपस में पॉलीमराइज्ड होती हैं या आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या होता है बच्चों, आपका पीईटी बनता है। बात समझ में आ रही है? आई विल रिपीट दैट। मैंने क्या बोला बच्चों, मोनोमर यूनिट क्या है इनकी, इथाइलिन ग्लाइकोल मोनोमर्स यूनिट आपको सभी प्लास्टिक पॉलीमर्स की याद रखनी है, जिसमें हम पीईटी की क्या बोल रहे हैं, पीईटी की जो मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेराप्थेलिक एसिड। ठीक है, अब इस पॉलीमर से जो प्लास्टिक बना होगा उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो उसके यूजेस देखिए, दे आर यूज्ड इन मेकिंग बॉटल्स यूज्ड इन कुकिंग। तो हमारे किचन्स वगैरह में या कुकिंग करते टाइम जिन प्लास्टिक बॉटल्स का हम यूज़ करते हैं, लाइक जिसके अंदर ऑयल वगैरह, ऑयल की जो बॉटल्स आती हैं है ना, जिनके अंदर ऑयल वगैरह भरा होता है, या बॉटल जो जिनमें कंटेनर्स जो कुछ भी लिक्विड वगैरह भरा होता है, किचन्स में हम काम में लेते हैं कुकिंग के लिए, तो वो बॉटल जो बनी होती हैं वो किसकी होती है, पीईटी की बनी होती हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बॉटल्स वगैरह बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, पीईटी का। आगे देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो भी बॉटल्स वगैरह होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल हम सिंपली बोलते हैं, तो वो बॉटल्स भी किसकी होती हैं बच्चों, आपके पीईटी की बनी होती है। नेक्स्ट यूज़ देखिए, कंटेनर्स फॉर माइक्रोवेव कुकिंग। तो माइक्रोवेवर में या माइक्रोवेव के अंदर जो भी कंटेनर्स होते हैं वो भी किसके होते हैं बच्चों, पीईटी के ही होते हैं। आगे देखिए, अदर फूड कंटेनर्स। तो फूड को कंटेन करने के लिए जिस टाइप की प्लास्टिक का यूज़ करेंगे हम, वो होगी आपकी पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट। पीईटी पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पीएस। पी मीन्स पॉली, S means styrene. P is poly and S means styrene। तो ये प्लास्टिक जो है बच्चों बहुत ही हम बोल सकते हैं हल्का होता है, हार्ड नहीं होता है, रिजिड नहीं होता है। जैसे HDPE की बात अगर हम करें तो HDPE जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है, बट ये जो पॉलीमर, इस पॉलीमर का जो प्लास्टिक बनेगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता, लाइट वेटेड होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें थर्माकोल्स वगैरह की, तो थर्माकोल्स वगैरह भी क्या एक तरह के प्लास्टिक ही हैं। तो वो प्लास्टिक जो है किस पॉलीमर से मिलकर बने हैं, आपके पीएस के, स्टाइरीन के, पॉलीस्टाइरीन के। क्लियर है ये चीज़? तो देखिए इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, तो इसकी मोनोमर यूनिट है स्टाइरीन या
विनाइल बेंजीन। याद रखिएगा बच्चों इसका नाम, स्टाइरिन या विनाइल बेंजीन। अब विनाइल बेंजीन का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया है। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये तो कौन सा है आपका ग्रुप, विनाइल ग्रुप है। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ना है, बेंजीन जोड़ना है। तो बच्चों बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिएगा होता है C6H6। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, बेंजीन का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 5 हाइड्रोजन बच जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। कार्बन के पास एक बॉन्ड क्या होगा, इसका मतलब ये C6H5 हो जाएगा। पहले क्या था, C6H6। अब मुझे इसे क्या करना है, इस बेंजीन को विनाइल ग्रुप के साथ जोड़ना है। तो इसका एक बॉन्ड खाली होना चाहिए। एक बॉन्ड खाली कैसे होगा, जब वहाँ से कौन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ तो मेरे पास बच जाएगा C6H5। अब इस C6H5 को आप जोड़ दें किसके साथ, विनाइल ग्रुप के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए विनाइल ग्रुप तो आपका क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ना है, C6H5। तो ये आपका क्या बन गया, विनाइल बेंजीन। क्लियर है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये विनाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो गई बच्चों, स्टाइरिन, या हम बोल सकते हैं विनाइल बेंजीन। दोनों में से एक याद रखनी है, स्टाइरिन। स्टाइरिन को ही विनाइल बेंजीन कहा जाता है, विनाइल बेंजीन को ही स्टाइरिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। C6H5 क्या है, तो C6H6 जो है वो बेंजीन होता है। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया और उसको वहाँ पर विनाइल ग्रुप के साथ लगा दिया, तो बच्चों बन गया क्या, विनाइल बेंजीन। अब इसके यूजेस देखिए, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्पोजल कप्स। डिस्पोजल के जो कप वगैरह होते हैं, थर्माकोल्स के जो कप वगैरह होते हैं, उनको बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, PS का। इसके अलावा थर्माकोल पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रेगाइल आइटम्स। फ्रेगाइल आइटम्स का मतलब होता है ऐसे आइटम जो टूट फूट जाते हैं, ऐसे आइटम जो ब्रेक हो जाते हैं, टूट फूट हो जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए जिन थर्माकोल्स का यूज़ किया जाता है, फ्रेगाइल आइटम्स मीन्स जो टूट फूट हो जाते हैं उनको कवर करने के लिए जिस प्लास्टिक का या जिस थर्माकोल का यूज़ किया जाता है वो किसका होता है, आपका PS का। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में टीवीज़ वगैरह जो आती हैं या कंप्यूटर वगैरह जो आते हैं, वो एक पैकेजिंग, अच्छे से पैकेजिंग की होती है, उनके ऊपर जो है थर्माकोल्स वगैरह लगे होते हैं। तो वो इसलिए लगे होते हैं ताकि वो टूटे फूटे नहीं। तो वो जो थर्माकोल है किसका बना होता है, आपका PS का ही बना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है थर्माकोल पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फ्रेगाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन्स। तो कंप्यूटर और टेलीविजन्स को कवर करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो पैकेजिंग मटेरियल बना होता है बच्चों आपके किसका, PS का। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ तक बच्चों आपका पूरा प्लास्टिक का जो टॉपिक है वो कवर होता है, जिसके अंदर हमने प्लास्टिक क्या होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, प्लास्टिक को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दो बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखे थे बच्चों, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस की बात करें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, लीनियर, ब्रांच चेन वाले, क्रॉस लिंक वाले। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे, तो हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पर 2 टाइप्स के थे आपके, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, फिर हमने उनके प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके यूजेस देखे हैं। अलग अलग टाइप के जो प्लास्टिक्स है लाइक PP, PVC, LDPE, SDPE, PET, PS, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, तो एक बड़ा टॉपिक आपका सबसे पहले था पॉलीमर, फाइबर, प्लास्टिक, तो ये कवर हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वेस्ट मटेरियल्स के बारे में है,
उसको हम कर दें, फटाफट नोट डाउन करिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, प्लास्टिक्स के यूजेस देखने के बाद हम देखते हैं आपका जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेस्टेज के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, हमारे आसपास हमको बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज देखने को मिलते हैं। या अगर हम हमारे घरों की बात करें तो घर के अंदर जो डस्टबिन वगैरह होते हैं, तो हमें वेस्टेज देखने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमारे घरों का एग्जांपल लें तो हमारे घरों के अंदर हम देखते हैं जो हमारे डस्टबिन होता है उसमें बहुत सारे टाइप के वेस्टेज आपको देखने को मिलते हैं। लाइक आपके किचन से निकला हुआ जितना भी वेस्ट है ना, लाइक चाय की पत्ती है या कोई फ्रूट्स के जो एक्स्ट्रा जो जितना भी बचा हुआ मटेरियल है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, या फिर पेपर है, वेस्टेज प्लास्टिक्स वगैरह हैं, कोई ट्यूबलाइट काम नहीं आ रही तो उसने भी हमने बाहर फेंक दिया, डस्टबिन वगैरह में डाल दिया, कोई बल्ब वगैरह है वो यूज़ नहीं आ रहा उसको भी हमने वेस्टेज में डाल दिया है ना, ख़राब हो चुकी। तो कितने ही टाइप के वेस्टेज हम हमारे घरों में भी देख सकते हैं। हमारे डस्टबिन को आप अगर देखें, जजमेंट करें तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप के वेस्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं वेस्टेज को हमने अलग 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। या सिंपल हम बोल सकते हैं कि वेस्टेज जो मटेरियल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो बायो वर्ड आ रहा है मतलब नेचर से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड या बायोस्फीयर से रिलेटेड, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ऐसे वेस्टेज जो नेचुरल सोर्सेज के थ्रू क्या हो जाएं, डिकम्पोज हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप नेचुरली वो ऑटोमेटिक खुद ही डिकम्पोज हो रहे हैं। अब नेचुरली कैसे होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे उनको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे वेस्टेज को तो क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल। और इसी का आप अपोजिट कर दीजिए, जो वेस्टेज ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, महीने, साल, है ना, महीने ले लें, साल ले लें, उनको ख़त्म होने में, उनको डिग्रेड होने में या डिस्पोज होने में या डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उन टाइप के वेस्टेज को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। क्लियर है बच्चों? तो उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है, देखिए आपका वेस्टेज हमने 2 टाइप्स के बताए। वेस्ट मटेरियल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वेस्ट मटेरियल जो हैं वो 2 टाइप के हैं बच्चों, कौन से, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। कौन से बताए बच्चों हमने, एक तो आपका बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए फर्स्ट वाले वेस्टेज या फर्स्ट वाले मटेरियल्स की हम बात करते हैं कि कौन से हैं आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। क्या लिखा हुआ है इसमें, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल सोर्सेज। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेस कैसे हो सकते हैं, सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। नेचुरल प्रोसेस मतलब या तो वो बैक्टीरियाज के थ्रू या हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, आर कोल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। क्लियर है यहाँ तक? और क्या बातें हैं इसके बारे में देखिए, लाइक प्लांट वेस्ट, यानी जो भी प्लांट वेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, उनके जो वेस्टेज हैं, कैसे, सच एज पील्स ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनके पील्स, फॉलन लीव्स, जो भी पत्तियां वगैरह हो जाती है, सूख जाती हैं, जो गिरती हैं, वो भी एक तरह का क्या है, प्लांट का ही वेस्ट है। लेफ्ट आवर फूड स्टफ का मतलब जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, जो भी बच जाता है ना, जो भी खाना बच जाता है उसका वेस्ट, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, आपके प्लांट वेस्ट के अंदर। या फिर हम बोल सकते हैं एनिमल वेस्टेज, एनिमल से जो भी वेस्टेज है, यानी एनिमल्स वगैरह जो भी हैं वो मर जाते हैं, तो मरने के बाद भी क्या होता है, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो क्या होते जाते हैं, या बैक्टीरियाज के थ्रू क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होते रहते हैं। पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, जूट,
वूल, जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं ये आपके सारे, कॉटन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, जूट, वूल, आर ऑल बायोडिग्रेडेबल, आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारे कौन से हैं बच्चों? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातें, जो नेचुरली चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जो डिकम्पोज हो सकती हैं नेचुरली प्रोसेस से, वो सारी कौन सी हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। लाइक आपका क्या हो गया? प्लांट वेस्ट हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, जूट, वूल एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स रोट अवे विद टाइम। क्या लिखा हुआ बच्चों? रोट अवे विद टाइम एंड हैंस डू नॉट कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। डू नॉट कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। तो क्या बोलना चाह रही है ये लाइन? ये लाइन कहना चाह रही है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाते हैं। प्रॉपरली क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर वो नेचर के अंदर प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाएंगे तो उनसे कोई भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा, उनसे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही लाइन लिखी हुई है बच्चों, हैंस डू नॉट कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो ये जो वेस्टेज हैं वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखिए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये कैसे होते हैं बच्चों? एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि ये एनवायरनमेंट में प्रॉपरली डिकम्पोज हो रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रॉपरली डिकम्पोज हो रहे हैं, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कैसे हैं? एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स विद द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय देम टू डिग्रेड आर। अब जो आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनको डिकम्पोज होने में अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पर टाइमिंग लिख रखा हुआ है। जैसे आपका कॉटन क्लॉथ है या कोई सूती कपड़ा है, भाई हमारे घरों में कितनी बार होता है ना कि कोई कपड़ा होता है या किचन का कोई, हमने देखा था फाइबर्स में जो हमारे किचन वगैरह में मैक्सिममली जो है यूज़ किए जाते हैं वो कॉटन फाइबर्स वाले क्लॉथ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ किया जाता है, कॉटन के कपड़ों को यूज़ किया जाता है ताकि वो हीट वगैरह जो है इजीली क्या करें? पकड़े नहीं। इसी तरह अगर कोई सिंथेटिक फाइबर का अगर यूज़ करते हैं तो वो हीट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट पकड़ लेगा, जलेगा, जल्दी जलेगा तो वो नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो कितनी बार ही होता है किचन में जो कपड़े काम नहीं आते उनको सीधा क्या किया जाता है? डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना? होता है ना कितनी बार मम्मा, जैसे कोई दूध वगैरह गिर गया तो उसको साफ़ किया, उसको कपड़े को ऐसा कैसा डस्टबिन में डाल दिया। तो अब डस्टबिन में डाल दिया तो वो एक तरह का वेस्ट हो गया। अब उस वेस्ट को डिकम्पोज करना है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो भी आजकल तो हमारे घरों में क्या हो गया, पहले तो घरों के बाहर कचरे डाल दिए जाते थे, आजकल तो गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा कर रखी है कि कचरे की गाड़ी आती है, उसमें आप वेस्ट को, जितना भी आपका डस्टबिन में कचरा है उसको डालते हैं। अब वो कचरा आखिर जाता कहाँ पर है? तो बच्चों उसको ऐसी जगह पर डाला जाता है ले जाकर जहाँ पर उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, जहाँ पर वो धीरे 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 क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो जो कॉटन के क्लॉथ हैं, कॉटन की क्लॉथ को डिकम्पोज होने में कम से कम 2 से 5 मंथ लगते हैं, 2 to 5 मंथ्स। वुलन क्लॉथ जो होते हैं उनको, ये भी वुलन क्लॉथ भी एक तरह के क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। किस टाइप के वेस्टेज हैं ये? बायोडिग्रेडेबल टाइप के। तो बायोडिग्रेडेबल टाइप के हैं तो इनका डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा। डिकम्पोजिशन होने में लगभग कितना टाइम लगता है? अबाउट एन ईयर। आधा साल लग जाए या 1 साल लग जाए, तो लगभग इतना टाइम जो है लगता है उन्हें डिकम्पोज होने में। जो भी वुलन से रिलेटेड वेस्टेज होंगे उन्हें डिकम्पोज होने में। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट देखिए, किचन वेस्ट। जो भी किचन के हमारे वेस्ट होते हैं, जैसे हमने बात करी किसकी? पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फॉलन लीव्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं किचन का, जो भी वेस्टेज होता है हमारा, उन सबको डिकम्पोज होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, 1 to 2 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जितना भी पेपर से रिलेटेड वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज होने में बच्चों 10 to 30 डेज, तो यानी हम मान के चलें 1 मंथ तो लगभग लगता है।
तो बात समझ में आई यहाँ पर। मैंने क्या बताया, वेस्टेज हैं, वेस्टेज जो हैं 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो नेचुरली प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएंगे, हाँ कुछ टाइम लगेगा बट वो डिकम्पोज हो जाएंगे प्रॉपरली, है ना। तो उन वेस्टेज को या उन मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। और जो नहीं होंगे उनको क्या कहा जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में हमने और बातें क्या करी, हमने ये देखा कि किस किस टाइप के वेस्टेज होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स किस किस टाइप के होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हैं एक टाइम पीरियड के बाद क्या होंगे, प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाएंगे और इसका मतलब ये है वो जो है पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट में वो पॉल्यूशन का कारण नहीं बनेंगे। इसके अलावा हमने देखा ये कैसे होते हैं बच्चों, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स या बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो हैं उनको डिकम्पोज होने में अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो कॉटन क्लॉथ हैं उनको डिकम्पोज होने में लगभग 1 to 5 मंथ्स लग जाते हैं। वूलन क्लॉथ हैं उनको लगभग 1 साल लग जाता है। किचन वेस्टेज जो हैं उनको लगभग 1 से 2 वीक लग जाते हैं। पेपर के वेस्टेज कम से कम उनको 10 to 30 डेज लग जाते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। नाउ बच्चों बात करते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल का जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें तो कौन से मटेरियल होंगे आपके या कौन से वेस्टेज होंगे आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल वाले की तो उसमें क्या था, वो जो है नेचुरली प्रोसेस से डिकम्पोज हो रहे थे, बट दे आर नॉट ईजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। अब नेचुरल प्रोसेस कौन सा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के थ्रू वो क्या हो जाएं, अगर टाइम के धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो, डिकम्पोज हो जाएं। लेकिन ये क्या होंगे, सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दे डू नॉट डिकम्पोज, आर कोल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है। तो वापस देखिए एक बार डेफिनेशन, अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कोल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्लियर है यहाँ तक बात। जैसे हम बात करें प्लास्टिक्स हो गए या टिन वगैरह जो होती हैं, टिन के जो कंटेनर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जो कंटेनर आते हैं, है ना, माउंटेन ड्यू वगैरह के कंटेनर जो आते हैं टिन के, वो सारे कैसे हैं बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका प्लास्टिक्स। तो लिखा हुआ देखो, मेटल्स लाइक दोज ऑफ टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा टेकन अबाउट 100 to 500 यानी 100 से 500 साल टाइम ले लेते हैं वो डिकम्पोज होने में। तो आप लोग खुद सोचिए कि इतना टाइम ले लेंगे तो इसका मतलब इजीली जो है वो डिकम्पोज नहीं होते। तो एल्यूमिनियम टिन से बनी हुई चीज़ें कैसी है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। या हम सिंपल सा बोल दें, मेटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो कैसी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यही लिखा हुआ है, मेटल्स कैन लाइक दोज ऑफ टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा टेकन अबाउट 100 to 500 ईयर्स टू डिgenerate। प्लास्टिक बैग्स टेक सेवरल ईयर्स। इसी तरह जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको भी काफ़ी साल लगते हैं टू डिgenerate। तो इनको डिgenerate होने में या डिकम्पोज होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट रोट अवे। वहाँ पर था रोट अवे, तो यहाँ है डू नॉट रोट अवे ऑन देयर ऑन एंड हैंस कोज पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट। तो ये किसका क्या मतलब हुआ इसका, ये जो है टाइम अकॉर्डिंग डिकम्पोज नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, एनवायरमेंट में पॉल्यूशंस इनके कारण से होगा। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन इनके कारण से होगा अगर ये
डिकम्पोज होते हैं तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनसे टॉक्सिस गैसेस भी निकलती है। जैसे प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक जो है डिकम्पोज होता है तो टॉक्सिस गैसें वगैरह निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं वो एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन का कारण बनती है, जिससे हो जाता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कारण बन जाती हैं हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डू नॉट रोट अवे ऑन देयर ऑन एंड हैंस कोज pollution, they are not environment friendly, they are not environment friendly। जबकि क्या था बच्चों, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो थे वो कैसे थे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, बट दे आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनसे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक के बैग्स वगैरह, पॉलीथीन्स वगैरह जो हैं उनका यूज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उन्होंने बोला आप पेपर के मटेरियल या फिर आपके बैग्स जो आते हैं पेपर वगैरह के बने हुए जो बैग्स आते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। क्यों, क्योंकि जो पॉलीथीन वगैरह है हम इधर उधर कहीं पर भी फेंक देते हैं, जो भी आपके एनिमल्स होता है, गायें वगैरह जो होती है उनको खाती है तो उनके स्टमक में, पेट के अंदर जाकर वो हार्मफुल होती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, उनसे यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो सकती है क्या, हो भी जाती है। कितने ही एनिमल्स ऐसे ही मर जाते हैं ताकि वो उनका डिकम्पोजिशन प्रॉपरली हो नहीं पाता पॉलीथीन वगैरह का। तो इसीलिए इन चीज़ों को बैन भी कर दिया गया है, मिनिमम यूज़ कर दिया गया है कि आप जितने भी पॉलीथीन्स वगैरह हैं उनका मिनिमम यूज़ करें, प्लास्टिक्स का यूज़ मिनिमम करें, जैसे पॉलीथीन्स वगैरह हो गई, है ना। आगे देखिए, accumulation of plastics is considered a serious problem। accumulation of plastic का मतलब ये है प्लास्टिक्स का बहुत सारा ढेर, जिसको या प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ जो है या ढेर जो है उसको ख़त्म करना, उसको डिकम्पोज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू डिस्पोज दैम रिजल्ट इन सम टाइप ऑफ पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। यानी उनको डिकम्पोज करने के अगर जितने भी मेथड हम यूज़ करें तो वो जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करने के कारण बन जाते हैं। सिंपल सा मैं आपसे बोलूँ, प्लास्टिक को आप जला दो, मेल्ट कर दो, तो पूरी ख़त्म तो नहीं होगी। अगर आप मेल्ट करते हैं तो उससे भी आपकी गैसेस निकलेगी, हार्मफुल गैसेस निकलेगी, जो एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन का कारण बनेगी। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है बच्चों यहाँ पर, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक्स इज़ कंसिडर्ड अ सीरियस प्रॉब्लम because most of the methods used to dispose them result in some type of pollution to the environment। लेकिन अगर आज का टाइम देखा जाए तो आज के टाइम में प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यूज़ आ रही ना। लाइक हम हमारे किचन्स में बात करें तो हमने ये भी देखा था प्लास्टिक जो है वो केमिकली इफेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। मेटल जो है केमिकली इफेक्टेड हो जाती हैं। तो प्लास्टिक फूड आइटम्स जो हैं उनको रखने के लिए हम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों का यूज़ करते हैं, एयर टाइट प्लास्टिक्स का यूज़, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ करते हैं जो अच्छी से अच्छी प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। अब उनका यूज़ तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनको डिकम्पोज करना ईजी नहीं है। उनको हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर उनके कंपेयर में मेटल की बात करें तो मेटल को भी डिकम्पोज करना ईजी नहीं है। प्लास्टिक तो चलो 1 साल 2 साल 3 साल में अगर वो वेस्टेज है प्लास्टिक तो 1-2 साल में क्या होगा, वो डिकम्पोज धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन मेटल्स की बात करें तो मेटल को तो 100 साल लग जाए, 500 साल लग जाए, 100 से 500 साल लग सकता है उसको डिकम्पोज होने में। तो प्लास्टिक अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे पॉल्यूशन हो सकता है और होता भी है। तो पॉल्यूशन होता है तो अब क्या किया जाए, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हर एक नागरिक का ये मोटिव होना चाहिए कि वो 5 R प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। अब वो 5 R प्रिंसिपल्स क्या हैं बच्चों, यहाँ देखिए। In order to save environment from harmful effects of plastic, we should use 5R principle। हमें 5R principles को फॉलो करना चाहिए या हमें इसके बारे में लोगों को भी बताना चाहिए। आप इनका यूज़ करो जिससे एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे, पॉल्यूटेड ना हो,
पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में नहीं हो। अब वो 5 R क्या हैं, तो यहाँ पर देखियो बच्चों 5 R लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट वाले R का मतलब है यहाँ पर रिड्यूस। फर्स्ट वाले R का मतलब क्या है बच्चों, रिड्यूस। रिड्यूस के नीचे मैंने लिखा है सेव। तो सेव का मतलब या रिड्यूस का मतलब ये है कि हम प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो गए, है ना, तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम से कम यूज़ करें, उनको कम से कम यूज़ करें, या उनका यूज़ जो है हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट फ्री बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला आर क्या कहता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर इज रीयूज़। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है यूज़ अगेन, यानी अगर प्लास्टिक की कोई, हमें ये पता है प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है उसे अगेन एंड अगेन जो है थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उन्हें हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का आर्टिकल है, कोई प्रोडक्ट है, उसको आप वापस क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसको आप मेल्ट करके या जैसी भी रिक्वायर्ड आपको चाहिए शेप, उसको आप मेल्ट करके वापस उसको अपनी रिक्वायर्ड शेप में बना सकते हैं। या कोई प्लास्टिक का, जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास बॉटल है, या आपने अपने घरों में भी देखा होगा, प्लास्टिक की कोई बॉटल है, पानी पी के हम फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं है, आप उस पानी की बोतल का रीयूज़ कर सकते हैं। आप उस पानी की बोतल को थोड़ा सा ऊपर से काट कर उसमें अच्छे से मिट्टी वगैरह डालकर उसमें आप प्लांट लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे कितने ही सारे हमारे पास कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक्स के जिनके हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनमें प्लांटेशन कर सकते हैं, उनमें हम पानी भर के, जो हमारे बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, उनके लिए हम उनमें पानी भर के रख सकते हैं जिससे वो उनको पानी भी पी ले वो, ठीक है। तो ये अपने माइंड पर डिपेंड करता है कि हम उनका रीयूज़ कैसे करें, यूज़ अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है आपका रिसाइकल। नेक्स्ट आर जो है वो क्या शो करता है, रिसाइकल। तो रिसाइकल का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ अभी मैंने आपको बताया, तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको वापस मेल्ट करके हीट करके मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट होने के बाद हम उसको वापस हमारी रिक्वायर्ड शेप में बना सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो उनका होगा नहीं। डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो उनको हम रिसाइकल तो कर सकते हैं। तो इसी तरह कंपनीज़ के अंदर जितनी भी प्लास्टिक्स के वेस्टेज इकट्ठे होते हैं उनको रिसाइकल करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वापस बना दिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आर का मीनिंग देखिए, नेक्स्ट है आपका आर रीपर्पस, या इसी को हम बोल सकते हैं रिकवर। रीपर्पस और रिकवर। तो रीपर्पस और रिकवर का यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है बच्चों, देखो, यूजिंग वेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। तो प्लास्टिक से रिलेटेड जितना भी वेस्ट है उनको हम अलग अलग पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। हमारे माइंड, हमारी सोच के अकॉर्डिंग हम ये कर, ऐसा नहीं कि कोई भी वेस्ट, प्लास्टिक का वेस्ट ख़राब हो गया उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया, नहीं, आप इनका यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीपर्पस का मतलब रिकवर। रिकवर मीन्स यूजिंग वेस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। क्लियर है। नेक्स्ट आर का मीनिंग देखिए रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है नो टू यूजिंग प्रोडक्ट्स विच हार्म टू एनवायरनमेंट। तो बच्चों कितनी ही प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी आती है जिनके ऊपर लिखा होता है साफ कि इनका यूज़ करना हार्मफुल है। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें जो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। ऐसी प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें जिनसे एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट हो या एनवायरनमेंट में कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो इन 5R प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम हमारे एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बना सकते हैं या एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूटेंट फ्री बना सकते हैं। वापस देख लीजिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो नेचुरली प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होंगे। कौन कौन से होंगे इसमें हमने सारे में डिटेल देखी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लास्टिक्स को कम करने के लिए हम 5R प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं। 5R प्रिंसिपल्स में आपके कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रीपर्पस, रिफ्यूज़। इनके बारे में हमने डिटेल से देख लिया बच्चों। रिड्यूस मीन्स सेव करना, रीयूज़ मीन्स यूज़ अगेन, रिसाइकल मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स,
repurpose or recover means using waste for different purpose. Refuse means no to using products which harm to environment, यानी environment को harm करने वाले products का use न करें। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों इस चैप्टर में आपका लास्ट टॉपिक था वेस्टेज के बारे में। तो वेस्टेज में हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया है, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इनको हम कम कैसे कर सकते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप करिए अच्छे से, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay students, have a nice day, see you.